गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा था। ठीक है, अब हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब जो है oogenesis, और इन कंपेयर टू तो देखो, ये बात आप सबको मालूम है, लेकिन पहले मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, आप लोग उसको बनाइए, फिर मैं आगे आगे बात बहुत सारी बात करेंगे। देखो, चलो, देखो, हम लोग गैमेटोजेनेसिस में इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपेयर में बहुत ही डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे ये फ्लो चार्ट आप बनाइए। देखिए, oogonia से प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस वन कंप्लीट होता है। क्या होता है? मियोसिस वन कंप्लीट होता है, तो बनता है क्या? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। इसमें मियोसिस टू कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? मियोसिस टू। मियोसिस टू कंप्लीट होता है तो क्या बनता है? ओबम या ऊतिर प्लस सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होता है? तो या तो ये डिवाइड होता है या तो ये डिजेनरेट होता है। एग्जैक्टली व्हाट हैपन, इट इज़ नॉट क्लियर। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, और ये बात आपके बुक में भी लिखा हुआ है। तो आप लोग इतना पहले लिखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें। अच्छा, इसको अभी तक नहीं लिखा? चलो करो तो भाई।
तो हम लोग oogenesis क्या डिस्कशन कर रहे हैं, और oogenesis जैसा कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के डिफरेंस में लिखवाया था कि oogenesis स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज और एट प्यूबर्टी, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। तो एक लड़की जब अपने माँ के यूट्रस में रहती है तभी वो अपना क्या स्टार्ट कर देती है, oogenesis। तो oogenesis स्टार्ट करने में वो क्या करती है, oogonia को किस में कन्वर्ट कर लेती है, प्राइमरी oocyte में। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर दोज स्पर्मेटोसाइट विच अंडरगो मियोसिस 1 या विच स्टार्टेड मियोसिस 1। वैसे ही प्राइमरी oocyte क्या है, तो प्राइमरी oocyte आर दोज oocyte विच स्टार्टेड मियोसिस 1। कंप्लीट नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte की सेम डेफिनेशन है। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा था, इसको मत लिखिएगा। स्पर्मेटोगोनिया विच स्टार्ट, गोनिया विच स्टार्ट मियोसिस 1। उसी तरह से प्राइमरी oocyte क्या है, बोलो, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। oogonia विच स्टार्ट मियोसिस 1 इज नोन एज प्राइम। कंप्लीट नहीं किया, स्टार्ट किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। तो ये चाहे तो आप दोनों एक साथ लिख सकते हैं। और oogonia स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने को क्या कहते हैं, कौन सा फेज, ग्रोथ या डिफरेंशिएशन, ग्रोथ या डिफरेंशिएशन। वैसे ही oogonia से प्राइमरी oocyte बनने को क्या कहते हैं, ग्रोथ या डिफरेंशिएशन, ग्रोथ या डिफरेंशिएशन। अब ग्रोथ या डिफरेंशिएशन। अब आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। ये बताओ स्पर्मेटोगोनिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है या आफ्टर बर्थ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। oogonia भी कब बनता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। स्पर्मेटोगोनिया से नया स्पर्मेटोगोनिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, और बर्थ के बाद वो नया बनना रुक जाता है, फिर कब बनता है, प्यूबर्टी ऑनवर्ड। oogonia भी सिमिलरली, oogonia से नए oogonia इंट्रायूटेराइन लाइफ में बनता है। ये हो गया। एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्लीज राइट डाउन, और अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनना तो सब समझ में इंशाल्लाह आएगा। ठीक है, देखो स्पर्मेटोगोनिया से नए स्पर्मेटोगोनिया कब होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ या एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होता ही है, प्लस प्यूबर्टी ऑनवर्ड। याद करो, होता है कि नहीं, प्यूबर्टी ऑनवर्ड होता है या नहीं होता है, होता है। ये बात आपको बताया था, प्यूबर्टी ऑनवर्ड स्पर्मेटोगोनिया से नए स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी होता है और प्यूबर्टी ऑनवर्ड भी होता है। इसीलिए हम स्पर्मेटोगोनिया को क्या कहते हैं, स्टेम सेल। कौन सा सेल, इवन आफ्टर बर्थ, इवन आफ्टर बर्थ। दैट इज वाई स्पर्मेटोगोनिया डिस्क्राइब्ड एज, अब स्टेम सेल क्या होता है बहुत डिटेल में हम पहले पढ़ा चुके हैं। स्टेम सेल इवन आफ्टर बर्थ, इवन आफ्टर बर्थ, कब, किस स्टेज में, प्यूबर्टी ऑनवर्ड। कोई सेल डिवाइड होकर अपने जैसा सेल दे और पूरे थ्रू आउट द लाइफ दे तो उसको कौन सा सेल कहते हैं, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। पूरा नाम होता है, सिंपली शॉर्ट में कहते हैं स्टेम सेल। तो दिस इज द स्टेम सेल इवन आफ्टर बर्थ। अब देखो उसी तरह से एक लड़की, ये हो गया यार, इतना इतना कम कर, ये तो हो गया होगा व्हाइट वाला, व्हाइट वाला नहीं हुआ है बे? तो तुम लोग को अपने चेहरे पे ब्लैक पोट लेना चाहिए, व्हाइट वाला नहीं हुआ है तो इतना देर।
देखो देखो, सपोज एक फीमेल है and she is pregnant. She is pregnant and her uterus have a female. इसके अंदर एक फीमेल बेबी है, फीमेल फीटस है। कौन सा फीटस है? फीमेल फीटस है। फीमेल फीटस शुड भी हमेशा हेड इधर होता है। ये फीमेल फीटस है और ये इसका ओवरी है। ये क्या है इसका? ओवरी। किसका ओवरी है? इसके अंदर जो फीटस है उसका। तो इस ओवरी के अंदर ऊगोनिया से नए ऊगोनिया बनेंगे, जस्ट लाइक टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया से नए स्पर्मेटोगोनिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है। कोई दिक्कत? तो इस ओवरी में ऊगोनिया से नए ऊगोनिया बनेंगे, किस में? फीटल लाइफ में। किस लाइफ में? फीटल। जैसे कि टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया से नए स्पर्मेटोगोनिया कब बनते हैं? फीटल लाइफ में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज या फीटल लाइफ में। अब देखो, मैं यहां पे लिखता हूं ऊगोनिया। और ये काम फीटल लाइफ में होता है। तो इन फीटल लाइफ ऊगोनिया फॉर्म न्यू ऊगोनिया, बट आफ्टर बर्थ न्यू ऊगोनिया नॉट फॉर्म at any stage of life from existing oogonia. existing oogonia। तो क्या oogonia स्टेम सेल के जैसे बर्थ के बाद बिहेव करेगा? करेगा? यस या नो? बट आफ्टर बर्थ न्यू oogonia नॉट फॉर्म एट एनी स्टेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग oogonia। तो स्पर्मेटोगोनिया तो नया स्पर्मेटोगोनिया तो थ्रू आउट द लाइफ बनता है, प्यूबर्टी ऑनवर्ड। लेकिन क्या बर्थ के बाद कभी भी ऊगोनिया से नया ऊगोनिया बनेगा? 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 तो ये बात याद रखना है। तो ये बात याद रखना है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो इसलिए एनसीईआरटी का एक लाइन है। क्या लाइन है? नो न्यू oogonia फॉर्म आफ्टर बर्थ। और एनसीईआरटी में इसी बात को oogonia की जगह क्या किया है? देखिए, एनसीईआरटी की कलाकारी और बहुत सारे इसमें मिस्टेक्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाइन, आपको सिर्फ एक लाइन का आधा लाइन याद रखना है। नो मोर, नो मोर, नो मोर फॉर्म और एडेड आफ्टर बर्थ। बस एक लाइन का आधा लाइन, अभी आगे पीछे मत पढ़ो। तो ये लाइन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। तो ये लेडी के फोटो के बगल में लिख लो, नो मोर oogonia फॉर्म और एडेड आफ्टर बर्थ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और ये कहाँ का लाइन है? एनसीईआरटी का अधूरा लाइन। आगे पीछे मत पढ़ो, ठीक है? नो मोर oogonia एडेड और फॉर्म आफ्टर बर्थ। अब बताओ, एक लड़का पैदा हुआ, उसके टेस्टिस में मान लो 500 मिलियन स्पर्मेटोगोनिया है, और वो स्पर्मेटोगोनिया जब वो प्यूबर्टी पे आया तो उससे और नए स्पर्मेटोगोनिया भी बन रहे हैं, और उसी में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है। तो कभी स्पर्मेटोगोनिया उसका खत्म होगा? अब एक लड़की है, ये लाल रंग की ये जो लड़की है, दिस गर्ल, दिस ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है?
इसके ओवरी में मान लो फीटल स्टेज में कितना oogonia है, तो मान लो नहीं होता है। इन फीटल लाइफ ईच ओवरी कॉन्टेन हाउ मच oogonia, हाउ मेनी oogonia? लिखो। इन, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। इन फीटल लाइफ each ovary contain have a couple of million of oogonia, अराउंड 10 से 20 लाख। ये नहीं लिखा है, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, नीन, ये नहीं है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? अ कपल ऑफ मिलियन। क्या लिखा है? हर एक ओवरी में कितना? अ कपल ऑफ मिलियन। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख हो सकता है। 1 मिलियन में कम से कम 10 लाख, 20 लाख भी हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी। बल्कि मत लिखो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपके लिए। नेसरी दिमाग है नहीं, ऊपर से नेसरी फालतू में दिमाग लगाओ, क्या फायदा। ईच ओवरी हैव अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ oogonia। अब बताओ, इस लड़की के एक ओवरी में कितना oogonia है? अ कपल। दोनों ओवरी में 2 इंटू अ कपल ऑफ मिलियन। भाई मेरा अंग्रेजी सही है, ठीक है ना। तो दोनों ओवरी में ईच ओवरी कौन था? कपल ऑफ मिलियन ऑफ oogonia। अब ये पैदा हुई, तो पैदा हुई तो उस टाइम पे इसके ओवरी में कितना oogonia होगा? फीटल लाइफ में कितना था? अब पैदा हुई तब कितना होगा? चल रुक जाओ, गलत मत बोलो। अब आ जाओ, ये बताओ, इसका oogonia जो भी है वो मियोसिस 1 कब स्टार्ट करता है? फीटल लाइफ में या आफ्टर बर्थ? फीटल लाइफ में या आफ्टर बर्थ? नो, इन फीटल लाइफ। एक लड़की, ये लड़की है, ये अपने अम्मा के पेट में है, ये हरी अम्मा, लाल लड़की। तो ये अपने अम्मा के पेट में ही अपने अम्मा को नानी, अपने अब्बा को नाना बनाने का कारोबार शुरू कर देती है। कौन सा? कौन सा है? oogenesis। तो इसके ओवरी में oogenesis कब स्टार्ट होता है? फीटल लाइफ में। तो लिखो, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। इन फीटल लाइफ ऑफ फीमेल, मतलब तुम जितने भी यहाँ पे फीमेल हो ना, सबका oogenesis कब स्टार्ट हुआ होगा? फीटल लाइफ में। अ फीमेल स्टार्टेड oogenesis इन फीटल लाइफ ऑफ फीमेल स्टार्टेड oogenesis। एक फीटल लाइफ में एक फीमेल क्या स्टार्ट करती है? oogenesis स्टार्ट करती है, कंप्लीट नहीं करती है। स्टार्ट करती है, कंप्लीट नहीं करती है। जैसे तुम सब जब क्लास 11th में आए होगे तो सबका जोश बहुत हाई रहा होगा। क्या क्या पहले ही अटेम्प्ट में नीट में 720 में 740 मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन अब वो जोश कम हो गया होगा, क्योंकि किसी टेस्ट में तुम्हारे ब्रिक्स के किसी भी टेस्ट में तुम्हारा 600 650 से ऊपर भी शायद मार्क्स नहीं आए होंगे, तो तुम्हारा जोश जो है ना डाउन हो गया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैसे ही इसको भी जोश रहा होगा। ये हम अपने अम्मा को अपनी अम्मा के पेट में ही रहेंगे तभी नानी बना देंगे, लेकिन फिर रुक, मतलब स्टार्ट तो कर दिया, कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि इसको मालूम है ये हम तो खुद अम्मा पे पैरासाइट हैं। ये तो मालूम है आपको, एक फीटस, एक एम्ब्रियो अपने माँ के ऊपर पैरासाइट के जैसे रहता है। तुम गुस्से में क्या देख रहा है भाई? मैं भी, तुम भी, सब अपने अम्मा के पेट में क्या रहे होंगे? एज ए पैरासाइट। यस, इसको लग रहा है कि यार यस, मैं भी, तुम भी, पूरा ह्यूमन अपने अम्मा के पेट में कैसे रहा होगा? एज ए पैरासाइट। अम्मा को क्या फायदा रे? ये बताओ, अम्मा को क्या फायदा? अम्मा के यूट्रस में हो तो अम्मा को उससे क्या फायदा है, सिवाय इसके कि अम्मा से न्यूट्रिशन ले रहे हो, अम्मा से ऑक्सीजन ले रहे हो, अम्मा से बढ़िया बढ़िया एंटीबॉडीज ले रहे हो। अम्मा को इन रिटर्न क्या दे रहे हो? सुसु, एक्सीक्रीटरी सब्सटेंस के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, अपना हार्मफुल बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट। अम्मा को सिर्फ नुकसान ही नुकसान, अब बच्चे को सिर्फ फायदा ही फायदा। तो इसको कौन सा रिलेशनशिप कहेंगे?
पैरासिटिक रिलेशनशिप कहेंगे या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे? हाँ, तो सब शुरू से ही माँ के पेट से ही माँ पे पैरासाइट, तो पैदा होने के बाद भी पैरासाइट ही। आज भी क्या फायदा है भाई अम्मा अब्बा को? ये देखो, बोलना, आज भी अम्मा अब्बा को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। शायद तुम लोग कुछ अच्छा करो तो उनको 2 पल की खुशी मिलेगी, इसके अलावा अम्मा अब्बा को कोई फायदा नहीं है तुम लोग। मैं भी दोनों पैरासाइट पाल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो, हाँ यार 2 बच्चे, ठीक है। तो यस इट इज ट्रू, यस। देखो तो ओवरी है, तो ओवरी में क्या स्टार्ट हो जाता है? oogenesis। अब इसको इस कुछ दिनों के बाद एहसास होता है, यार मैं तो खुद पैरासाइट हूं, अब मैं मेरे ऊपर एक और नया पैरासाइट मैं क्यों बनाऊं? तो इसने oogenesis से स्टार्ट किया, मियोसिस 1 भी स्टार्ट कर दिया। तो जैसे oogonia मियोसिस 1 स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी oocyte। क्या कहलाएगा? तो जब वो पैदा होगी तो उसके बर्थ के टाइम पे उसके ओवरी में oogonia होगा कि प्राइमरी oocyte होगा? हाँ, बात पकड़ लिया, बात पकड़ लिया। तो लिखो, ऑल oogonia, दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बी केयरफुल, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। ऑल oogonia स्टार्टेड मियोसिस 1। आप लोग ऑल मत लिखो, बल्कि मेजोरिटी लिखो, क्योंकि कुछ oogonia डिजेनरेट भी हो जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ oogonia started meiosis 1 and known as primary oocyte। It means when a female baby born take birth, each ovary have primary oocyte। कितना? अ कपल ऑफ मिलियन या कितना? बोलो। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है कि बर्थ के टाइम पे कितना प्राइमरी oocyte होगा, कितना? तुक्का मारो। और टाइम बढ़ जाएगा। इट मीन्स कहां से बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा? वेन ऑफ, अरे भाई मेरे, मैंने क्या कहा? स्टार्ट करता है, कंप्लीट नहीं करता है। प्राइमरी oocyte बना, ये बताओ, प्राइमरी oocyte बना लेकिन उसके आगे नहीं गया, तो मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ, तो 4 टाइम कैसे हो गया? समझ रहे बात को ना? अब बताओ, ज्यादातर oogonia ने किस में मियोसिस 1 स्टार्ट कर दिया, क्या कहलाएगा? प्राइमरी oocyte। मियोसिस 1 कंप्लीट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं कंप्लीट किया। तो जब वो पैदा हुई तो उसके ओवरी में क्या है? oogonia है या प्राइमरी oocyte है? प्राइमरी oocyte। अब बताओ, कितना oogonia था उसके फीटल लाइफ में? अ कपल ऑफ मिलियन। कितना था? तो कितना प्राइमरी oocyte होना चाहिए? नहीं, नहीं। सुनो, अब सुन लो, 7वें महीने ऑफ 7th मंथ ऑफ इम्ब्रियोनिक स्टेज, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन समझने के लिए जरूरी है बात सुनना। 7वें महीने में इम्ब्रियोनिक स्टेज के, कौन से महीने में? 9 महीने का होता है ना इंसान माँ के पेट में, तो 7वें महीने में कितना बन जाता है? करीब 15 से 20 लाख oogonia, अ कपल ऑफ मिलियन। कितना बन जाता है? अ कपल ऑफ मिलियन। उसके बाद 8वें महीने से वो बनना बंद हो जाता है, बल्कि इनफैक्ट वो उन सब में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है और सब किस में कन्वर्ट हो गया है? ज्यादातर प्राइमरी। लेकिन नया नहीं बन रहा उसके बाद, और 8वें महीने से उसका प्राइमरी oocyte और oogonia डिजेनरेट करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? क्या करना शुरू कर देता है? और अच्छा खासा बर्थ के टाइम तक आते आते प्राइमरी oocyte और oogonia क्या हो जाता है? डीजेनरेट। तो जब वो पैदा होती है तो उसके हर एक ओवरी में कपल ऑफ मिलियन से कम होगा या ज्यादा होगा?
और मालूम है कितना होगा? बताना मत किसी को। पहले बताओ, प्रॉमिस करो नहीं ना बताओगे किसी को। यहाँ की बात यहीं दफन हो जाएगी ना? पक्का? प्रॉमिस? 4 से 5 लाख। ईच ओवरी हैव हाउ मच प्राइमरी oocyte? 4 से 5। बाकी सब डिजेनरेट हो गया। ये बात आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में नहीं, लेकिन ये समझना आपके लिए जरूरी नहीं, महा जरूरी है। क्या है? महा। तो लिखिए, एट बर्थ इन अ फीमेल बेबी। बताना मत किसी को, अपने बगल वाले को भी मत बताना। ईच ओवरी हैव 4 to 5 लाख प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में अरेस्टेड है कि किसमें? मियोसिस 1। ऑल प्राइमरी oocyte लिख लेना यहां भी, अरेस्टेड इन मियोसिस 1। अरेस्टेड इन मियोसिस। उसी में से बहुत सारा क्या हो चुका था? डी जेनरेट। तो बर्थ के टाइम पे इंट्रायूटेराइन लाइफ से ज्यादा प्राइमरी oocyte है कि कम? कम। और अच्छा खासा कम हो गया। कहाँ 15 से 20 लाख, कहाँ 5 लाख। 4 से 5 लाख। अब पैदा हुई ये लड़की, मार्केट में आई। कहाँ पे आई? मार्केट में। मान लो मार्केट का मतलब दुनिया में आई। मार्केट का मतलब दुनिया में आई। देखो अभी दुनिया में लाते हैं इसको, अभी लाते हैं। देखो मैं नहीं आएगी, आजा। देखो ये आ गई, ये कहाँ आ गई? दुनिया में। ये आ गई दुनिया में। देखो, ये आ गई दुनिया। अब ये जब दुनिया में आ गई, सुनो, तो इसने कहा नहीं। अब इसके ओवरी में कितना, एक ओवरी में कितना प्राइमरी oocyte है? 4 से। अब ये फर्दर मियोसिस 1 को आगे नहीं बढ़ाएगी, यहीं पे बना के बैठ जाएगी। नहीं, अब नो मियोसिस 1 विल नॉट री स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो लिखेंगे प्राइमरी oocyte will not restart meiosis 1 at the time of birth। अब मैं यहाँ पे उस दूसरे बोर्ड पे कुछ लिखना चाहूँगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब देखो होता क्या है, अब ये इसका ऊगोनिया बर्थ के यूट्रस में था तो किस में चेंज हो गया? प्राइमरी। और उसी में क्या है? अरेस्ट हो गया, अरेस्टेड इन मियोसिस 1। यू शुड राइट इन IUL at birth meiosis 1 do not restart, do not restart, do not restart at birth meiosis 1 do not restart। बर्थ पे meiosis 1 रीस्टार्ट नहीं होगा। अब जब ये होगी 12 से 13 साल की, कितना साल की? 12 से 13 साल की। तो इसके बॉडी में है, लड़का की भी बॉडी में है, लड़की के भी बॉडी में, मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक। किसको कहते हैं मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक? हाइपोथैलेमस। वो 12 से 13 साल पे अपना कारनामा शुरू कर देता है। कौन? हाइपोथैलेमस। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में एक समान। क्या? हाइपोथैलेमस क्या करता है?
स्टार्ट करता है सेक्रेशन GnRH इन लार्ज क्वांटिटी, इन, अरे तेरी तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ GnRH। प्यूबर्टी के टाइम पे लार्ज क्वांटिटी में क्या पैदा करने शुरू कर दी? GnRH। अब ये GnRH किससे टकराएगा रे? एंटेरियर पिट्यूटरी या उसी का दूसरा नाम जो भी कहते हैं एडिनो, और इससे इन टर्न क्या पैदा होगा? गुनैडोट्रोपिन। और गुनैडोट्रोपिन में क्या क्या आता है? FSH, FSH, कोई दिक्कत यहाँ तक? यही 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 FSH कैसे, वो अभी हम लोग बाद में समझेंगे। यही FSH हर 12 साल या 13 साल के एज में ये FSH क्या करता है? हर मेंसुरेशन साइकिल, अब मेंसुरेशन साइकिल क्या होता है बताएंगे, थोड़ा सा अभी सुन लो बस। हर एक मेंसुरेशन साइकिल के दौरान एक प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 को कंप्लीट कराता है। कैसे, वो बाद में बताएंगे, कैसे वो अभी बाद में बताएंगे। तो लेकिन प्यूबर्टी जैसे जैसे एक लड़की 12-13 साल की हुई, उसका मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है मेंसुरेशन साइकिल, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। उस दौरान हर एक मेंसुरेशन साइकिल के दौरान उसका एक प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। लेकिन लड़कियां, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, वेरी नेगेटिव थिंकर्स होती। डोंट प्लीज, अभी एक मिनट खामोश रहो। बहुत ही निगेटिव थिंकर्स होती हैं इन जनरल, दिमाग से पैदल नहीं होती हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, सुनो 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 सुनो, बात सुनो मेरी बात। मैंने कहा पैदल नहीं होती, मतलब दिमाग होता है, ऐसा नहीं है, नहीं। ठीक है। अब देखो ये गुस्से में देख रही है बहुत मुझे, मैं बात कर रहा हूँ यार, जस्ट देखो सुनो, होता क्या है, उसका जो प्राइमरी साइट है ना, बर्थ के टाइम पे कितना था? 4 से 5 लाख। उसको लगा कि यार हमने तो वो जेनेसिस बंद कर दिया, तो अब इसको रख के क्या करेंगे? अब इसको, जिसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप होगा उसको आइडिया होगा, ठीक है, तो प्राइम, ठीक है, देखो सुनो सुनो मेरी बात। तो प्राइमरी साइट, क्या मैं कह रहा हूं? प्राइमरी साइट, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब बर्थ के टाइम पे इसने अरेस्ट हो चुका है ऑलरेडी इंट्राइट्राइन लाइफ में, और उसी वक्त से डीजेनरेट हुआ, बर्थ के बाद क्या वो रोक देगी डीजेनरेशन को? नहीं, बर्थ के बाद भी वो डीजेनरेट करती रहेगी। किसको? अपने ओवरी में प्राइमरी साइट को। 7वें महीने में जितना प्राइमरी साइट बनाना था बना लिया, उसके बाद डीजेनरेशन शुरू किया, तभी तो 15 लाख से 5 लाख पे पहुंचा। कोई दिक्कत? बर्थ के बाद भी वो डिजेनरेशन कंटिन्यू रहेगा। तो डिजेनरेशन और इन प्राइमरी oocyte ऑब्लिक oogonia कंटिन्यू इवन आफ्टर बर्थ। लिखो, हो गया ना रे? तो लिखो, इसके आगे कभी बाद में लिखना, अलग लिखना, डिजेनरेशन इन प्राइमरी oocyte ऑब्लिक oogonia कंटिन्यू आफ्टर बर्थ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कीड़ा कर रहा होगा कि सर ऐसा क्यों लिखा है, लिख लो यार, इसको ज्यादा इस पर फोकस मत करो, मेन यही है प्राइमरी oocyte कंटिन्यू आफ्टर बर्थ, कंटिन्यू आफ्टर बर्थ। अब इसके बाद जो लिख रहा हूं ना, इसे भूलना मत। एंड एट प्यूबर्टी each ovary have
only 60,000 to 80,000 प्राइमरी oohs। समझ में आया? आया या नहीं आया? बोलो जोर से, आया या नहीं आया? लड़की जब माँ के पेट में थी तो उसके हर एक ओवरी में कितना प्राइमरी oocyte था? 15 से 20 लाख, अ कपल ऑफ मिलियन। जब पैदा हुई तो डिजेनरेट होते होते कितना बच गया? 4 से 5 लाख। और जब वो प्यूबर्टी पे पहुंची 12 से 13 साल में तो डिजेनरेट होते होते कितना बच गया? तो जब तुम लोग 12 से 13 साल की रही होगी तो तुम लोग के ओवरी में, हर एक ओवरी में कितना प्राइमरी oocyte रहा होगा? 7 से 80। और ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। ये किसका लाइन है? एनसीईआरटी। और ये भूलना नहीं है। कब? एट प्यूबर्टी। डॉन से एट बर्थ, डॉन से इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, एट प्यूबर्टी। ईच ओवरी हैव हाउ मेनी प्राइमरी oocyte? हाउ मच? 60,000 टू 80,000। और इस बात को आपको भूलना बिल्कुल आपके लिए ये बात गलत है कि अगर आप इस बात को भूल जाते हैं। कई बार नीट में क्वेश्चन आया है कि बच्चे इसको, अब ये बताऊं, मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन इस पे एनसीईआरटी के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, लिख लिया? चल मैं इस पे लिख रहा हूं, ये तो लिख लिया होगा ना? ये भी नहीं लिखा है? मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक फीमेल है, अ फीमेल इन IUL, IUL का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑब्लिग फीटल स्टेज। तुम लोग को बताना है, क्वेश्चन बल्कि नहीं, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं। एट बर्थ, एट प्यूबर्टी, एट 30 years। नंबर 1 इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। अब बताओ तुम लोग, एट बर्थ, एट प्यूबर्टी, एट 30 years, यहां पे नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte, नंबर अ कपल ऑफ मिलियन। ये एनसीईआरटी में है कि नहीं है? है। एनसीईआरटी में है या नहीं है? है। ये एनसीईआरटी में है? नहीं है। एट प्यूबर्टी एनसीईआरटी में है या नहीं है? है। कितना? 80,000। अभी रुक जाओ, लिखना मत। 80,000 ये एनसीईआरटी में है? नहीं। लेकिन सुन लो, यहां पे कितना लिखना है? 4 to 5 लाख। ये एनसीईआरटी में नहीं है। लेस देन, क्यों? ऐसा क्यों? रे, मैंने क्या कहा है? इसको कोई भी फीमेल अपने ऊपर रेशियल कमेंट ना समझे, ये समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। फीमेल आर निगेटिव थिंकर, ठीक है? मतलब रेशियल कमेंट नहीं है, बस समझने के लिए। तो ये निगेटिविटी इसके एक बार दिमाग में बैठ गया ना कोई बात, मेरे बीवी से कभी मेरी कोई लड़ाई हुई, कभी मेरी कोई बात, मैंने कोई, मेरे से भी गलती हो सकती है, इंसान है, तो वो पिछले 15 साल की बात भी याद रखे हुई है। मुझे पिछले 5 दिन का बात याद भी नहीं रहता है, और उस बात से भी को मिला के आज के बात से लिंक करके लड़ती रहती है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी फीमेल। तो सुनो, ये कैरेक्टरिस्टिक उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे भी रहता है। एक बार उसने डिजेनरेशन शुरू किया तो रुकेगी नहीं, उस बात को कंटिन्यू रखेगी। तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में 8वें महीने से डिजेनरेशन शुरू हुआ, बर्थ के बाद भी डिजेनरेशन होगा, प्यूबर्टी तक डिजेनरेशन होगा, प्यूबर्टी के बाद भी डिजेनरेशन होता रहेगा। इतना इतना होता रहेगा ना कि 50 साल आते आते उसका सारा प्राइमरी oocyte डिजेनरेट कर जाता है। ऑल प्राइमरी oocyte गेट डिजेनरेटेड एट द एज ऑफ 50। तो लगातार डिजेनरेशन होता रहता है। अगर हम कहें एट 40 ईयर्स तो नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte और कम हो जाएगा, जितना 30 साल से था, या और बढ़ जाएगा? गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत? मैं पूछूं, एट द एज ऑफ 50 ऑलमोस्ट ऑल प्राइमरी oocyte गेट डिजेनरेटेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आपके बुक में क्या क्या है एनसीईआरटी में? एक तो ये है जी, 5 मिनट में आते हैं, क्लास बाद आते हैं तो करवा देंगे, ठीक। एनसीईआरटी में ये है, एनसीईआरटी में ये है।
एनसीईआरटी में ये है, कोई दिक्कत? एनसीईआरटी में ये है और एनसीईआरटी में ये नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अपने अगल बगल वाले को शेयर भी कर देना है, पास ऑन कर देना है। ये याद रखना है कि वंस प्राइमरी oocyte और oogonia स्टार्ट डिजेशन इट विल कंटिन्यू अप टू एज ऑफ 50। उसके बाद क्यों नहीं हुआ? उसके बाद बचेगा तभी तो होगा ना, बचता ही नहीं तो क्या होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आ जाओ, बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो आपके बुक में क्या लिखता है, अब ये अभी फॉलिकल मत पूछना, आप ये समझो ये प्राइमरी oocyte है फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। आप इसको भी प्राइमरी oocyte समझो। क्या समझो? प्राइमरी oocyte। एंड एट पुबर्टी ईच ओवरी हैव 60 to 80,000 प्राइमरी oocyte। फॉलिकल और प्राइमरी oocyte एक ही चीज अभी समझो, अभी आप एक ही चीज, हालांकि दोनों में डिफरेंस हम बताएंगे। तो हर एक ओवरी में कितना प्राइमरी oocyte है? 7 से 80। अब देखो, आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये दिक्कत आएगी, अगर उनको आगे पीछे नहीं बताया गया तो वो गलती कर सकते हैं। क्या आपसे नीट में क्वेश्चन है कि प्राइमरी oocyte डीजेनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी एंड आफ्टर दैट देयर इज नो डीजेनरेशन, तो ये सही है या गलत है? गलत है। इट विल कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 50। अब आ जाओ, कोई दिक्कत? अब आ जाओ वापस, ये लिख लिया? यू शुड राइट इन फीमेल, इन नहीं, थोड़ा अंग्रेजी कभी कभी मेरा खतरनाक हो जाता है, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन इंट्रायूटेराइन लाइफ एट बर्थ, एट प्यूबर्टी, एट 30 ईयर और एट 50 ईयर और कम हो जाएगा, और एट 50 ईयर तो एकदम ही 0 हो जाएगा, 40 ईयर और कम हो जाएगा। लिखो, पीछे करूँ क्या? अच्छा, देखो होता क्या है, सुनो, जर्माइनल एपिथेलियम तो याद है ना, काम करता है सर्तोली सेल में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है। कहाँ पे होता है? फीमेल में जर्माइनल एपिथेलियम कहाँ होता है? ओवरी का आउटर वाल, ओवरी का है, जुनेरा मार के मुंह ऐसे ही तेना कर देंगे जैसा तेना बना रही है, बताया नहीं है? ओवरी का आउटर वाल पे जर्माइनल एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नोन एज जर्माइनल एपिथेलियम। याद करो, बताया है या नहीं बताया है? तो फिर कैसे मुंह बना रही है? ऐसा लग रहा है ट्राइंगल बनाई है, हाँ? तो बात समझो, अब जर्माइनल एपिथेलियम क्या होता है ना, क्या बन गया? oogonia। क्या बन गया? और कब बना? प्यूबर्टी में। उसी oogonia में मियोसिस स्टार्ट। उनके कितने सब स्टेज होते हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज। ये आपको अभी जो बता रहा हूँ इसको एकदम याद रखना, भूलोगे तो तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा नहीं होगी, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए भूलना मत। तो मियोसिस 1 स्टार्ट किया, मियोसिस 1 में क्या स्टार्ट किया? प्रोफेज 1। क्या स्टार्ट किया? और प्रोफेज 1 से आगे नहीं बढ़ा, प्रोफेज 1 से आगे तो हर एक oogonia जो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ है उसमें मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ है, और मियोसिस 1 के कौन से सब स्टेट में वो जाके अरेस्टेड है? प्रोफेज 1 में। राइट डाउन, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। कौन सा स्टेज? स्टेज oogonia started meiosis 1 and arrested in कौन सा 1? प्रोफेज। अब प्रोफेज 1 के कितने सब स्टेज हैं कौन बताएगा? हु विल टेल मी? तुम्हें नहीं, 5 है। पीछे से राइट 1 हो जाओ, ये राइट। प्रोफेज 1 के कौन कौन से सब स्टेज होते हैं? कौन कौन से? मारेंगे ना थप्पड़, लपटा देंगे यहीं पे। लेप्टोतीन, जाइगोतीन, उसके बाद पैकीतीन, फिर डिप्लोतीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 की कौन बचा?
तो लेप्टोतीन में ये लिपट के रह जाता है, या जाइगोतीन में पढ़ के रुक जाता है, या पैकेटीन स्टेज को अंदर रुक जाता है, या डिप्लोतीन में अरेस्ट हो जाता है, या डाइकाइनेसिस में अरेस्ट होता है डिप्लोटीन। और ये बात क्लास 11th के सेल बायोलॉजी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो आपको भूलना हराम। बताइए क्या लिखा हुआ है? अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं अभी याद कराऊंगा। क्या लिखा है वहाँ पे? क्लास 11th के सेल डिवीजन में लिखा हुआ है। इंसान के बारे में नहीं लिखा है, सेल डिवीजन में क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। और यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट थिंग, कभी भी नहीं भूलना है वो। मतलब जब तक सिलेक्शन, क्या मैं कहता हूँ, आगे भी नहीं भूलना है। सेल डिवीजन चैप्टर किधर है रे? कौन सा चैप्टर है सेल डिवीजन? बोल भाई। इसकी बोटनी वाले सर पढ़ते हैं ना सेल डिवीजन, लेकिन मुझे इतना जरूर बताना है, कौन सा चैप्टर है सेल डिवीजन? 7, 8, 9 सेल डिवीजन। बस 9 तो बायोमोलिकुलर, एक गधा, उसे पहले होगा या बाद में होगा? गाली खाने वाला काम करता। बहुत ध्यान से सुनिए। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट, सम नहीं या बहुत सारे वर्टिब्रेट में, लेकिन यहाँ पे सम लिखा है तो सम ही याद रखना है। उनमें से एक इंसान भी है। इंसान क्या है, वर्टिब्रेट है कि नॉन वर्टिब्रेट है? इन oocyte ऑफ ह्यूमन डिप्लोतीन कैन लास्ट फॉर ईयर्स। लिखो, इन oocyte ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन यहाँ पे ये तो सबके लिए है, सारे वर्टिब्रेट्स के लिए, ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको इंसान के लिए याद रखना है। लेकिन ये लाइन भी साथ साथ आप लिखिएगा, पहले इंसान के बारे में लिखिए। इन oocyte ऑफ ह्यूमन, इन oocyte ऑफ ह्यूमन डिप्लोतीन कैन लास्ट फॉर ईयर्स। इन oocyte ऑफ ह्यूमन डिप्लोतीन कैन लास्ट फॉर ईयर्स। लास्ट फॉर ईयर्स। इन oocyte ऑफ ह्यूमन डिप्लोतीन कैन लास्ट फॉर ईयर्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये बताओ, ये जो लड़की मार्केट में आई थी, ये वाली आगे, ये इसके अंदर जितना भी oocyte था, प्राइमरी oocyte था बर्थ के टाइम पे, उनमें से डिजेनरेशन शुरू हो चुका है। अब वो 12 साल की हुई तो 12 साल तक उसके कितने oocyte जिंदगी गुजार लिए? 12 साल तक 60 से 80,000 प्राइमरी oocyte है कि नहीं? अब वो जब 30 साल की हुई और मान लो उसके हर एक ओवरी में 15-15 हज़ार प्राइमरी oocyte है, तो उसके प्राइमरी oocyte का लाइफ कितना हो गया बर्थ से लेके 30 साल? 30 साल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ कि नहीं हुआ रे? जब वो 40 साल की हुई तो उसके हर एक ओवरी में 5-5 हज़ार प्राइमरी oocyte है, तो उसके प्राइमरी oocyte का लाइफ कितना हो गया? 40 साल। जब वो 49 साल की हुई तो हर एक ओवरी में 500 प्राइमरी oocyte है, तो प्राइमरी oocyte का लाइफ स्पैन कितना हो गया? 49 ईयर। और जब वो 50 साल की हुई तो उसका सारा प्राइमरी oocyte मर गया, तो प्राइमरी oocyte का लाइफ 50 साल में, चलो दिलदार, चलो खत्म हो जाओ। सही कहती वही। तो इन ह्यूमन द लाइफ ऑफ प्राइमरी oocyte कैन वेरी फ्रॉम फ्यू डेज, 2 ही दिन में डिजेनरेट हो गया, फ्यू डेज टू ईयर्स। कोई दिक्कत? तो उसके नीचे लिखो जो लिखा है आपने, कैन, यहीं पे ब्रैकेट में लिखो, कैन मे बी फ्यू डेज टू, मे बी फ्यू डेज टू अप टू, मे बी फ्यू डेज अप टू 50 ईयर्स। देखो मेरा अंग्रेजी बहुत खराब है, तो मेरी भावनाओं को समझना, मेरे अंग्रेजी को मत समझना। हाँ, मे बी फ्यू डेज अप टू 50 ईयर्स।
कोई दिक्कत? अब पैदा हुई दूसरे दिन ही उसका प्राइमरी oocyte डीजेनरेट हो गया, तो उसका तो एक ही दिन हुआ ना। पैदा हुई 5 दिन के बाद एक कुछ प्राइमरी oocyte डीजेनरेट हो गया, तो कुछ समझ रहे ना। तो मे बी फ्यू डेज टू 50 ईयर्स। तो समझ में आया? वैसे ही बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, आपके बुक में लिखता है। अब एनसीईआरटी का ये लाइन आपको जरूर लिखना चाहिए, मेरे समझ से आपको एनसीईआरटी का चाहे वो कहीं से भी कुछ भी हो, अब उन नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में क्या लिखा है? तो लिखा है कि इन oocyte ऑफ सम कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। लिखना चाहिए यहाँ पे डेज, मंथ और ईयर्स, ऐसे लिखना चाहिए, डेज मंथ, डेज और मंथ और ईयर। नहीं लिखा तो क्या लिखो ये बात, इन oocyte ऑफ सम vertebrate डिप्लोप्टीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। लैम्ब्रस क्रोमोसोम सर ने पढ़ाया है? लैम्ब्रस क्रोमोसोम तो हम नहीं जानते हैं, पूछना है, इसी से रिलेटेड कुछ है। इन oocyte ऑफ सम vertebrates डिप्लोप्टीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। तो आपसे पूछा जाए कि एक इंसान के फीमेल में, लिख लिया ना, इंसान के फीमेल में प्राइमरी oocyte का लाइफ क्या हो सकता है? तो फ्यू डेज अप टू 50 ईयर्स। अब तुम लोग सोचो 50 साल के बाद क्या फीमेल माँ बन सकती है? क्योंकि माँ बनने के लिए क्या किसी चीज की जरूरत है? प्राइमरी oocyte की। और जब प्राइमरी oocyte है ही नहीं तो माँ कैसे बनेगी? ठीक है ना, नहीं बन सकती है। लेकिन मेल जो है बाप क्यों बन पाता है 70 साल के एज में भी, 90 साल के एज में भी? क्योंकि उसके स्पर्मेटोगोनिया खत्म ही नहीं होता है। हाँ, तो डिप्लोप्टीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। तो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो प्लीज लिसन, वापस ये लिख लिया। एक लड़की, सुनो ध्यान से, ऊगोनिया से नया ऊगोनिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फीटल लाइफ में, और हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। इस स्टेज को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसी में से एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्राइमरी oocyte बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा कि नहीं? लेकिन प्राइमरी oocyte रीस्टार्ट मियोसिस 1, रीस्टार्ट की स्टार्ट या रीस्टार्ट, हमने सुना नहीं। री या रे स्टार्ट या स्टार्ट? रे स्टार्ट या स्टार्ट? रे स्टार्ट। तो आप कहेंगे प्यूबर्टी पे क्या होता है? मियोसिस 1 स्टार्ट या री स्टार्ट? स्टार्ट या री स्टार्ट? हाँ, लिखेंगे मियोसिस 1 री स्टार्ट, मियोसिस 1 री स्टार्ट इन 1 प्राइमरी oocyte। सब में नहीं, सिर्फ एक में, आपके लेवल पे सिर्फ एक में। तो मियोसिस 1 स्टार्ट, अरे देखो रे स्टार्ट लिखना चाहिए, देखो हमने भी गलती किया है। क्या स्टार्ट? रे स्टार्ट इन 1 प्राइमरी oocyte। और किसी एक ही ओवरी में ना होगा, दोनों में थोड़ा होगा। किसी एक ओवरी में, 2 ओवरी में से किसी एक ओवरी के अंदर एक प्राइमरी oocyte में। ऐसा क्यों होता है वो बात की बात है, सिर्फ एक ही में होता है। और जब प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 रीस्टार्ट हुआ तो कंप्लीट भी होगा। और जब ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, प्लीज लिसन, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये लिखेंगे फिर से दोबारा, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। और यहां पे लिखना ड्यूरिंग each
देखो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खुलेंगी। एमसी, एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में या हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और क्या बनेगा, एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखो ये बात जो मैं करने जा रहा हूं इसको बहुत प्यार से देखना। उगोनिया है, नया उगोनिया बन रहा है। कब? इसी उगोनिया से ये साइज बढ़ गया, ये क्या हो गया, प्राइमरी oocyte। लाल क्या है, न्यूक्लियस। अब इसमें जब और ये अरेस्टेड किसमें था, डिप्लोथील स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। लेकिन जैसे प्यूबर्टी पे पहुंची ये लड़की, उसके अंदर मियोसिस 1 रीस्टार्ट हुआ और डिप्लोस्टीन स्टेज के बैरियर को क्रॉस किया, डायाकाइनेसिस में गई, मेटाफेज 1 कंप्लीट किया, एनाफेज 1 किया, टेलोफेज 1 किया और 2 सेल बना। लेकिन लड़कियां, प्लीज मेरे मुंह से कुछ गलत निकलने जा रहा था, बहुत ही नाइंसाफी करती है। वो 2 सेल जो बनाएगी, एक से एक सेल को बड़ा बनाएगी, एक सेल को छोटा बनाएगी। लड़के ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। एक लड़के एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उससे 2 इक्वल साइज का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, या अनइक्वल साइज का, इक्वल। अब देखो यहाँ बदमाशी, एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल, तो ये बना बड़ा सेल। तो यहाँ पे मियोसिस 1 का प्रोडक्ट जो है इक्वल साइज ऑफ सेल या अनइक्वल साइज ऑफ सेल। याद करो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में हमने ये डिफरेंस लिखवाया था कि नहीं, लिखवाया था कि नहीं। देखो यहाँ पे फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं, ऐसा क्यों किया, इसका भी वजह जानना है। हमारे बुक में क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया है, क्वेश्चन पूछ के ऐसा आंसर हम बताएंगे, पहले आप लिख लीजिए, बना लीजिए। तो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में कौन लार्जर सेल है, कौन लार्जर सेल है। इसमें जो साइटोप्लाज्म है, कौन सा प्लाज्म, वो सारा सारा फैजान, फैजान कोई है इसमें बुलाया जा रहा है, देखो ये जो है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। ये बताओ सारा साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट किस में रह गया, बहुत थोड़ा सा किस में गया। तो आपसे पूछा जाए कि मियोसिस 1 के बाद जब 2 सेल बनता है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर, तो ऑलमोस्ट ऑल साइटोप्लाज्म रिटेन इन विच सेल एंड देयर इज अ लिटिल बिट साइटोप्लाज्म इन विच सेल। तो किसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होगा, किसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होगा। अरे भाई ये बताओ, चलो सो मियोसिस 1 में पढ़ा है तुम लोगों ने, सेल डिवीजन पढ़ा है, मियोसिस 1 पढ़ा है, मियोसिस 2 पढ़ा है। तो मियोसिस 1 का रिजल्ट क्या होता है, मियोसिस 1 का दूसरा नाम क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल। तो स्पर्म oogonia में कितना क्रोमोसोम होता है, 46, 2n। ये भी अभी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं किया, तो इसमें भी कितना होगा, क्या, 2n। अब इसमें क्या होगा, n, इसमें भी क्या होगा, n। अब यहाँ पे न्यूक्लियस जितना उतना ही न्यूक्लियस का कंटेंट यहाँ भी, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा, इसमें साइटोप्लाज्म कम। तो विच हैव ए मोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, फॉस्फोरस। न्यूक्लियस ऊपर, साइटोप्लाज्म नीचे, तो किसके पास ज्यादा होगा, किसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा, नहीं समझ में आया मैम, बड़ा ये बताओ न्यूक्लियस किस में ज्यादा है, बताओ मुझे, न्यूक्लियस इसमें ज्यादा या इसमें ज्यादा, दोनों में बराबर है, दोनों में न्यूक्लियस बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। साइटोप्लाज्म किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है,
सेकेंडरी oocyte में तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अब बताओ किस में ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा? तो बस मोर इन फर्स्ट पोलर बॉडी। अभी अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो मैं दीवार पे मार लेता हूं अपना सर, मार ले। सर यही हम चाहते हैं, बोलना मोर इन फर्स्ट पोलर बॉडी। नहीं होगा भाई, न्यूक्लियस दोनों में बराबर है और साइटोप्लाज्म किस में ज्यादा है? सेकेंडरी oocyte में। तो जब जिसमें न्यूक्लियस नहीं आया समझ में? ओ ये बताओ, अच्छा चलो इसको इसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। 1/5 ज्यादा होगा या 1/25 ज्यादा होगा? बताओ ए ज्यादा या बी ज्यादा? ए ज्यादा या बी ज्यादा? ए ज्यादा कि बी ज्यादा? अब बताओ ए कौन है और बी कौन है? आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? जाके नीचे से छत पे कूद जा। साइटोप्लाज्म इसमें कम है कि ज्यादा है? ओह सॉरी, साइटोप्लाज्म किसमें कम है? ये क्या है? ये बी है, ये ए है, ठीक है ना? अबे तुम लोग मुझे पागल बना है हंगामानी। देखो ये क्या है बोलो, ए है कि बी है? और ये क्या है? बी। कोई दिक्कत? तो किसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है? इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है और इसमें साइटोप्लाज्म कम है। यार इतना सिंपल सी बात तुम लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यू हैव टू थिंक, आपको ये सोचना पड़ेगा। भाई ये बात आपसे पूछा जा सकता है, नहीं पूछा भी गया है कि फर्स्ट पोलर बॉडी में न्यूक्लियस का कंटेंट दोनों में बराबर है कि किस में ज्यादा है? दोनों में बराबर है। साइटोप्लाज्म किस में ज्यादा है? सेकेंडरी। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इसमें कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। और इसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि 1/5 वाला कंडीशन कौन है? फर्स्ट पोलर बॉडी। और 1/25 वाला कंडीशन कौन है? कोई दिक्कत? बेटा इतना बीच तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ऐसा क्यों, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी फॉलिकल का मतलब क्या समझना? प्राइमरी oocyte, unequal resulting in formation of a large secondary oocyte and a small or tiny first polar body. The secondary oocyte retain bulk of the cytoplasm provided by primary oocyte, provided by primary oocyte। अब देखो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? बहुत सारा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, इसीलिए आपके बुक में लिखता है कि प्राइमरी oocyte divide leading to unequal division resulting in a large haploid secondary oocyte and a small tiny first polar body which is also haploid. The secondary oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm. इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है और वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स किस में आ गया? सेकेंडरी में। और वो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम किस में रहा? फर्स्ट पोलर बॉडी। अब आपके आगे क्वेश्चन पूछता है, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? कैन यू थिंक एनी एडवांटेज फॉर दिस? इसीलिए ये बात आपके बुक में लिखा हुआ है। may divide, may degenerate, no one know exactly what happened. Female are always mystery. मिस्ट्री का मतलब वो नहीं मिस्ट्री, हाँ समझ मतलब, हाँ समझ बात को। तो यहाँ भी मिस्ट्री है अभी तक साइंस के लिए। ये देखो कैसे हंस रहा है, खलनायक वाली हंसी। तो एग्जैक्टली बात है, इट इज नॉट क्लियर। कोई दिक्कत? बहुत समझने वाला टॉपिक है ये। चल आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या होता है सुनो, ये जो सेकेंडरी oocyte बन गया है, अब उसके बाद क्या इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट होगा या नहीं? आप लोग क्या कहना, आपका क्या कहना है? मेंसुरेशन साइकिल के दौरान, एवरी मेंसुरेशन साइकिल के दौरान एक प्राइमरी oocyte किस में चेंज हुआ? सेकेंडरी oocyte में, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना। फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होगा? न तो फीमेल को मालूम न डॉक्टर को मालूम, ठीक है? जो भी होगा होगा, ठीक है? या तो वो डिवाइड होगा, डिजेनरेट होगा, लेकिन उसका कोई काम नहीं हो, किसी काम का नहीं हो, बेकार चीज़ है। अब इस सेकेंडरी oocyte का क्या होगा? क्या ये मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा या यहीं पर रुक जाएगा?
मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या मियोसिस टू स्टार्ट होगा या नहीं होगा। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन का आपको तुक्का आंसर मारना है। डज मियोसिस टू स्टार्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बताओ आंसर बताओ, यस या नो। कितना लोग कर रहा है यस, इधर से बताओ, यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो। अच्छा कौन कौन कर रहा है यस। ऐसा लग रहा है उतर रहा है कि सर पूछ लेंगे क्या तुम्हारे में होता है क्या। ले आंसर वाज राइट, आंसर इज राइट, आंसर इज राइट, यस। मियोसिस टू रीस्टार्ट हो जाता है, मियोसिस टू स्टार्ट हो जाता है और एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान मियोसिस वन कंप्लीट होते ही मियोसिस टू स्टार्ट हो जाता है। किसमें, सेकेंडरी। लिखेंगे यहाँ पे स्टार लगा के मैं इधर लिख रहा हूँ, मियोसिस टू स्टार्टेड। अब मियोसिस टू में कौन कौन सा स्टेज होता है, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज। और फीमेल आर वेरी मच कंडीशनल। सुनहरा मम्मी को ने बोला कि बेटा चाय बना ला, मम्मी मुझे 5,000 का सूद दिलाओगी तभी बनाऊंगी, ऐसा है ना। या ये सामान खरीद दो तो भी सूद दिलाऊंगी तभी चाय बनाऊंगी, ऐसा है ना। फीमेल सब बहुत कंडीशनल होती है, ये बात बिल्कुल फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है। यहाँ फिर से कंडीशन, यहाँ से फिर से कंडीशन। मियोसिस टू स्टार्ट तो कर देगी लेकिन कंप्लीट नहीं करेगी। हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान मियोसिस टू स्टार्ट हो जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। क्या होगा, तो मियोसिस टू का प्रोफेज टू कंप्लीट कर लेगी। क्या कंप्लीट कर लेगी, और मेटाफेज टू में जाके कहेगी अब इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, अब इसके आगे हम क्या नहीं करेंगे, इसके आगे नहीं बढ़े, तो अटक जाएगी किसमें, मेटाफेज टू। तो लिखेंगे सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन, उसी में आगे बढ़ा के लिख लेना, वहां पे जगह नहीं था। सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज टू। क्यों, वो भी बताएंगे, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है मेटाफेज टू। अब इसके आगे वो जाएगी ही नहीं, तो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज टू के आगे जाएगी। हर एक में, जैसे एक लड़की 13 साल में उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ, शुरू ध्यान से, 13 साल में उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ, उसके प्राइमरी oocyte से क्या बना, और फर्स्ट पोलर बॉडी बना। फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या हुआ उसको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस टू स्टार्ट कर लेगी और मेटाफेज टू में जाके वो रुक जाएगी। अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अगर इसकी मुलाकात स्पर्म से हो जाएगा तो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज टू के आगे बढ़ेगी, नहीं तो यहीं पे मामला खत्म, यहीं पे ये डिजेनरेट कर जाएगा। तो oogenesis डिपेंडेंट ऑन स्पर्म, इसकी मुलाकात किससे होगी, स्पर्म से, तो ये आगे जाएगी, नहीं यहीं पे मामला टाइम टाइम फिस फिस। इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको, एक फीमेल है, सुनो, एक फीमेल है, यू शुड नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम। उसके ये ओवरी है, इस ओवरी में डोंट ड्रॉ, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से क्या बना, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर। सेकेंडरी oocyte किस में अरेस्ट हो गया, मेटाफेज टू में, और मेटाफेज टू में अरेस्ट होने के बाद इसी स्टेज में ये ओवुलेशन हुआ और इसी स्टेज में कहाँ पहुंचा, फैलोपियन ट्यूब में। तो ओवुलेशन जब होता है तो किस चीज का होता है, सेकेंडरी oocyte का होता है या किसी और चीज का, और वो किस स्टेज में अरेस्टेड होता है, मेटाफेज टू, इसमें अरेस्टेड होता है। और यहां पे इसकी मुलाकात रॉकेट से हो गई तो मामला आगे बढ़ेगा, नहीं हुई तो नहीं बढ़ेगा। यस,
नहीं तो वो उसी स्टेज में खत्म हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte wait for 48 hours for rocket. After that, it will degenerate. Yes. So no female can complete her oogenesis after metaphase 2 in absence of a sperm. Are you getting my point? Are you getting my point? तो कभी भी oogenesis, क्या oogenesis ओवरी में पूरी तरह से कंप्लीट हुआ? oogenesis कंप्लीट ओवरी प्लस फैलोपियन, और स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह से कहाँ कंप्लीट होता है? टेस्टिस में। कोई दिक्कत? oogenesis में जो ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन के टाइम पे oocyte किस स्टेज में रहता है? तो मेटाफेज 2 में। राइट डाउन, दिस पॉइंट मस्ट बी राइट रिटन कि एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। द सेकेंडरी oocyte arrested in मेटाफेज 1 या 2? 1 या 2? कोई बोले 1, उसको मुंह में लगाएंगे 2 थप्पड़। मेटाफेज 2, और ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू एमपीसी। अब ये एमपीसी क्या होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ये नीट का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ से आता है, क्या होता है, बस इतना लिखिए। ये नीट का क्वेश्चन है, एमपीसी एपीसी सब। तो ये इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे बात है जो अदर देन एनसीईआरटी है, लेकिन पीवाईक्यू में आए हुए हैं और आते रहते हैं, इसीलिए मुझे बताना मेरी मजबूरी है। मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत? तो आपको इतना याद रखना है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है अभी। वो देखो अब क्या होता है, सुनो। एक लड़की, ये यहाँ पे हो, ये लिख लेना। हाँ नहीं हुआ, व्हाइट वाला नहीं हो गया होगा, तो व्हाइट वाला नहीं हुआ तो काला मुंह पे पोत ले। हाँ चल, इतना देर से नहीं हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। देखो ये ओवरी है, ये सब ऊगोनिया है, तंत्र, और ये ऊगोनिया किसमें चेंज हो गया? प्राइमरी oocyte में। कब? फीटल स्टेज में। और इसमें प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन डिप्लोतीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 फीटल स्टेज में। अब देखो सुनो, चलो अब नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ फॉलिकल समझेंगे। क्या समझेंगे? आपने पक्का सुना होगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, एक वर्ड और सुनाएंगे प्राइमोर्डियन फॉलिकल। तो उन कंसेप्ट ऑफ फॉलिकल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अभी जितना पढ़ाया है प्लीज डोंट रीड एनसीईआरटी। जितना वर्ड हमने बताया, जितना सेंटेंस बताया उतना ही पढ़िए, उससे आगे और पीछे मत पढ़िए, यू गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। जब हम पढ़ा देंगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसेप्ट ऑफ फॉलिकल को पढ़ेंगे।